एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामेटी आईएएस। और मैं दोबारा आ गई हूँ आप लोगों के सामने विद वेरी मच हाई एनर्जी। और आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, दैट इज़ द एलिमिनेशन टेक्निक। यस, सो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं बताऊंगी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप कैसे कर सकते हो। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो कि आप विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड विद योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग इन योर जीएस, राइट। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और आपकी जीएस प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको एलिमिनेशन टेक्निक समझाने वाली हूँ। बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सो दैट उन लोगों को भी हेल्प मिले और वो लोग भी इस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज़ करके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्लास। मैंने ना PYQ लिया है, ठीक है। PYQ के पैसेजेस लिए। कौन सा PYQ लिया है? अभी का लेटेस्ट 2025 का, ठीक है। ये है आपका पैसेज। आप इसको चाहो तो पॉज करके रीडिंग कर लो आराम से फुल फ्लेजेड वे में, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। बट वीडियो पॉज करो, पैसेज रीड करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के आगे पढ़ना शुरू करना, ठीक है। मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। हो सकता है बिना पैसेज रीड करे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। ओके, लेट्स सी कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। मतलब वो पैसेज किस बारे में है या क्या आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, हमने उस मैसेज को इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट। ऐसा हो सकता है क्या कि हम बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए वरीड ही ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? When some people depend on ecosystem for their livelihood. I don't think this can be the message, क्योंकि ये जो चीज़ है ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए वर्ड ही ना हो। वर्ड तो होंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि आज के टाइम में पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग और इतना कुछ हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि हम लोग पेड़ पौधों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बच ही नहीं रही है। तो ऑफ कोर्स कंसर्न तो होगा ही, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग वरिड हो ही ना। तो मैं इस चीज़ को बिना पैसेज पढ़े इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर रही हूँ। सो दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो डू इट। आप पढ़ो, उस ऑप्शन को एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा यार ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर आप पैसेज ना भी पढ़ो तो भी ऐसा हो सकता है क्या कि हम बायोडाइवर्सिटी के लिए वरिड हो ही ना? नहीं हो सकता ना। तो दिस ऑप्शन इज ऑलरेडी हमारी तरफ से एलिमिनेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन, commercial exploitation of forest goes against the fundamental rights of the people dependent on forest for food and shelter. This can be the message. देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉन्जर्वेशनल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट के जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं किसी कमर्शियल चीज़ को बनाने के लिए, वो चीज़ें फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती हैं, उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती हैं जो कि फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका तो वो फूड है, सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ शेल्टर है, जिसको हम लोग कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने चले जाते हैं, है ना। तो उनका तो फूड और शेल्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है ना इस चीज़ के लिए। तो दिस कैन बी द ऑप्शन, क्योंकि हमें नहीं पता पैसेज है किस बारे में, बट ये ऑप्शन हो सकता है एक। दूसरा इज sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to the conflict and imbalance. अच्छा, this can also be an option, क्योंकि लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए हमें खाना और शेल्टर वगैरह सब चाहिए, और डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम को अगर हम डिग्रेड कर रहे हैं वाइल बीइंग टुगेदर एग्जैसरबेट वन अनदर, ठीक है। तो अगर हमें साथ रहने के लिए
इकोसिस्टम भी डिग्रेड हो रहा है क्योंकि लोग वहाँ सोसाइटीज़ बना रहे हैं या कोई रहने की जगह बन रही है या कोई और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है, तो वो चीज़ें भी हो सकती है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स और इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है, ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड। अब देखो ये है थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्या ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीटली आप किसी भी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन को बंद कर दो? बिल्कुल कंप्लीटली बंद तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि भैया हमें कमर्शियली भी तो चीज़ें चाहिए ना, ड्रिवन होनी चाहिए कोई चीज़ें। तो डी पार्ट भी क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, इसलिए हम उसे नेगेट करने वाले हैं, एलिमिनेट करने वाले हैं, ठीक है। बची दो ऑप्शन नाउ बी एंड सी। अब इसके लिए आपको अगर थोड़ा सा पैसेज पढ़ना भी पड़ जाए तो आप पढ़ सकते हो उसे। देखो हमें या तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करनी है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से लोगों का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉयट हो रहा है, या फिर हमें बताना है कि हमें कन्फ्लिक्ट और इम्बैलेंसेस किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो नाउ यू कैन रीड अ लिटिल बिट ऑफ द पैसेज एंड यू कैन गो विद इट, ठीक है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम, यहाँ पे ये बात हो गई। दीज कन्फ्लिक्ट्स, अब यहाँ पे देखो कन्फ्लिक्ट्स लिखा हुआ है, एडवर्सली अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दी, मतलब कोई लोगों के चीज़ों पे जो लाइवलीहुड है, लोगों के उस पर डिपेंडेंट होने पे इफेक्ट आ रहा है ना, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फूड सिल्टेशन प्रॉब्लम एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम द एडवर्सली इफेक्टिंग लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो क्या ये ऑप्शन 2 से मैच होता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत? क्या कह सकते हैं हम? देयर इज ऑल्सो अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग द इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। तो हमारे पास जो है, जो ऑप्शन मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इसमें ऑप्शन आ रही है वो आई टेक द सी पार्ट, कि हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के एक्सप्लॉयट हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन भी तो बनाना है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड और इकोसिस्टम ऑफ डिग्रेडेशन की वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। हम मेजरली इसी बारे में इस पूरे पैसेज के अंदर बात कर रहे हैं। हमने देखो पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा है। दो ऑप्शन तो पहले नेगेट हो गई, थोड़े से ऑप्शन को, बाकी दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमने थोड़ा बहुत पैसेज पढ़ लिया है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। अब क्या अजम्पशंस बनाई जा सकती है? अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई डोंट थिंक हमें पैसेज दोबारा रीड करने की जरूरत पड़ेगी। क्या अजम्पशन लगाई जा सकती है कि नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम? देखो नो कंट्री, दिस इज गोइंग वेरी एक्सट्रीम। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी कंट्री इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हो ही ना अपनी नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 should negate itself because it is a very extreme statement. इतना ज़्यादा हम assume नहीं कर सकते। Resource rich countries need to share their resources with those of scant resources so that as to prevent degradation of ecosystem। ये ठीक है बात। देखो जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा है वो कंट्री उन कंट्रीज़ के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करे जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो ऑब्वियसली बैलेंस बना रहेगा, है ना। तो दिस असम्पशन कैन बी मेड। तो ओनली 2 हमारा ऑप्शन आ गया है, ठीक है। इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या किसी को? नहीं पड़ी। नेक्स्ट पैसेज ये है, आप लोग रीड करें। मैं ट्राई करूंगी कि मैं बिना पैसेज रीड करे ऑप्शंस को टिक कर पाऊँ, ठीक है। तो आई ट्राई टू डू दिस हेयर ऑल्सो। आप पॉज करके रीड कर लेना पैसेज। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब हमें सेंट्रल आइडिया बताना है पैसेज का क्या हो सकता है। Economies of scale is essential for the transition of green growth. Modern technological progress is intensely linked with the path independent innovation. Countries with large economies are in a better position to adopt green technology and timing plays a crucial role in the case of green technology development. अब देखो इनमें जितनी भी सारी ऑप्शंस है, इसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जो एक्सट्रीम हो या गलत हो या नेगेटिव हो जिसको मैं नेगेट कर पाऊँ। एलिमिनेट फर्स्ट गो में तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ से हम लोग एक सेंट्रल आइडिया ले सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन ऑफ ग्रीन ग्रोथ।
पहले वाले उसमें हम लोगों ने ग्रीन ग्रोथ की बात करी है, ठीक है, और दूसरे वाले में हमने बात करा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो लिंक्ड है पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस पे, ठीक है। सबसे पहले हमने ग्रीन ग्रोथ की बात करी ऑप्शन 1 में, दूसरे में हमने बात करा कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस पे से लिंक्ड है, ठीक है। और कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हम कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कंट्रीज जो लार्ज इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो बेटर पोजीशन में है ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। और थर्ड वाले में हमने टाइमिंग को क्रूशल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवाने का लिए ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो पहले एक बार थोड़ा सा पैसेज पढ़ेंगे बीच बीच में से, ज़रूरी नहीं है पूरा पढ़ना है, यू कैन रीड इन बिटवीन फ्रॉम द मेजर थिंग्स, बट आपको पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, allowing them to reap the benefits of the part dependent green investment without much disruption। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पे टाइमिंग का रोल बताया गया है कि टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता हुआ लग रहा है इस चीज़ से, अ लेट मोर chaotic ट्रांजिशन इज कॉस्टली। और ग्रीन इनोवेशन के बारे में बात हुई थी, द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट दैट देयर इज अ स्टीप learning curve, meaning that more is produced, costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. Okay, तो I think इस पूरे उसमें मेरे हिसाब से और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ग्रीन ग्रोथ, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस पे लिंक्ड है, ये हो सकता है। और ये तो पूरा मैसेज नहीं है, ये पूरा मैसेज नहीं है, इन दोनों के बारे में इतना कुछ डिटेल में बात नहीं हुई है, टाइमिंग्स के बारे में बात हुई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पार्ट डिपेंडेंट होनी चाहिए। द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पार्ट डिपेंडेंट, द मोर अ फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है, इस बारे में भी बात हुई है। और यहाँ पे भी पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी गई है। तो पाथ डिपेंडेंट जो है ये इनोवेशन होनी चाहिए, मेजरली जो सेंट्रल आइडिया है वो पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है रादर देन ऑन टाइमिंग्स, ठीक है। तो आई एम गोइंग विद ऑप्शन बी है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा है पैसेज को, थोड़ा बहुत सेंट्रल आइडिया हमने ले लिया कि कौन सा ऐसा फोकस है हमारा टॉपिक का जिस पे ज़्यादा बार बार फोकस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें अजम्पशंस बतानी है। तो पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस, ये तो पॉसिबल है देखो कि पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ही मोस्ट लाइकली जो है वो ज़्यादा बेनिफिट और ग्रोथ हमें देने वाली है। If other green technologies follow the same path as that of solar energy, there will be most likely to be an easy green transition। अच्छा, सोलर एनर्जी के बारे में कोई बात हुई नहीं है तो हम ये अज्यूम क्यों करें, है ना भाई। कोई यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी सोलर एनर्जी के बारे में कोई ही बात नहीं दिखी थी। हमने बात करी है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो हमने ऐसा थोड़ी बोला कि सोलर एनर्जी है वो, तो दिस कैन नॉट बी आवर अजम्पशन। हमने सोलर एनर्जी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं करा है, तो हमने इस ऑप्शन को यहीं से एलिमिनेट कर दिया। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है पैसेज पढ़ा हो, अगर आप यहाँ पे भी ऑप्शंस देखोगे ना, ये चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऐसा है जो सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं कर रहा है ना, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो उन्होंने ऑप्शन अपनी मर्जी से डाल दिया है। सेंट्रल आइडिया क्या था, सेंट्रल आइडिया ये था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पार्ट डिपेंडेंट होना चाहिए, तो वही हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पार्ट डिपेंडेंट बता रहे हैं, दैट्स इट। सोलर एनर्जी तो कोई बात ही नहीं है, तो उसको आप अपनी तरफ से भी एलिमिनेट करके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द थर्ड पैसेज, यू कैन पॉज इट, यू कैन रीड इट एंड देन वी विल फर्दर ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस। अच्छा पहले ट्राई करो कि बिना पैसेज पढ़े हो पाए क्वेश्चंस, नहीं हो पाते हैं तो फिर पैसेज थोड़ा बहुत बीच बीच में से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारा पढ़ना पड़े। Which of the following statements best reflect the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the author? अब मैसेज क्या मोस्ट लॉजिकल, रैशनल और प्रैग्मेटिक मैसेज होना चाहिए।
द मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ का कम होना, एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। ऐसा होता है क्या कि मिटिगेशन और अडेप्टेशन जो स्ट्रैटेजीज हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की होती है क्या? ऐसा होता है? नहीं होता भाई। हर किसी की पर्सनल जिम्मेदारी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ईच स्टेट की तो होती है ऑफ कोर्स, बट पर्सन टू पर्सन भी होनी चाहिए। ठीक है। इंडिया इज too diverse to implement any effective strategy or program to address or tackle the climate change। क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया इतना डाइवर्स है कि वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा है, या कर ही नहीं सकता है? नहीं हो सकता ना। स्टेटमेंट ही देखो कितनी नेगेटिव है। इट इज़ अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट। यू कांट जस्ट गो ऑन एंड टेक ऑन दैट। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती है। इसको तो अपनी तरफ से ऑलरेडी एलिमिनेट कर दो भाई, पैर पड़ने के साथ ही। नेक्स्ट इज, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एंड इंश्योर द नेट जीरो एमिशंस। क्या सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई डोंट थिंक दिस शुड बी द आंसर। एक बार डी पार्ट भी पढ़ लो। इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज एज अ स्टेट और रीजनल लेवल्स। ये होना चाहिए कि इंडिया को फॉर्मुलेट करने चाहिए इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन और अडेप्टेशन की स्ट्रैटेजीज जो कि स्टेट और रीजन दोनों लेवल पे काम करें। ठीक है। सिर्फ यूनियन का अकेला जिम्मेदारी नहीं है भाई, या फिर सिर्फ ईच स्टेट की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ स्टेट एंड द यूनियन। तो दोनों काम करेंगे ना उस चीज़ पे। देखा, पढ़ना पड़ा कोई पैसेज? नहीं पढ़ना पड़ा। इट इज सो इजी, यू कैन एलिमिनेट एवरी ऑप्शन फ्रॉम हेयर, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। With the reference to the passage, the following assumptions can be made. Green energy production can be linked to और या इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी। जो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन है उसको आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी से भी जोड़ के लिंक कर सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा? सोलर एनर्जी हो गई, विंड हो गई आपकी, और बहुत तरीके की एनर्जीज होती हैं जो कि आपकी ग्रीन एनर्जी है। जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल, है ना? तो देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन डू हेयर। तो ये सारे जो प्रोडक्शन होंगे इनकी वजह से क्या होगा? जो नॉर्मल आपके अभी तक के चलते आ रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, या फिर आपके जो कोयले के खादान है जहाँ से आपको थर्मल एनर्जी मिल रही है, तो ये इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये कम होती जाएंगी ना, ये रिड्यूस होंगी कि नहीं होंगी? और अगर ये चीज़ें रिड्यूस होंगी तो आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी तो होगा, है ना? क्लाइमेट चेंज पे भी तो फर्क पड़ेगा। आप इतना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स असर उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रीन एनर्जी की वजह से पूरी हो जाएंगी, है ना? तो ऑफ कोर्स हम इन दोनों चीज़ों को लिंक अप कर सकते हैं। नाउ दूसरा इज इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन्स। अब इन्होंने बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कोस्टल एरियाज में और माउंटेनियस एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। भाई देखो, ये जनरल सी बात है। अगर आपने अपना जीएस वाला पेपर पढ़ा है जिसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है ना? अगर सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं उन पे तो फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ेंगे ना, है ना? फ्लड्स आएंगे ज़्यादा, सुनामीज आएंगी ज़्यादा। और अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से आपके जो आइस कैप्स हैं, जो आइस मेल्टिंग चल रही है माउंटेन्स में, चल रही है कि नहीं चल रही है?
तो वो आइस मेल्टिंग की वजह से माउंटेनियस रीजन्स पे भी फ्लड्स आ रहे हैं, या फिर आपके लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। और वहाँ पर ज़्यादा हो रही है, प्लेन्स में तो क्या है, प्लेन्स में कुछ नहीं हो रहा है इतना जितना माउंटेन्स और कोस्टल एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। तो ऑफकोर्स जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के वो ज़्यादा सिवियर होते हैं कोस्टल और माउंटेनियस रीजन्स में rather than on the plain regions as compared to the plain regions। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक। इस वाले क्वेश्चन में भी आई डोंट थिंक किसी को भी पैसेज रीड करने की जरूरत पड़ी होगी, दोनों असम्पशंस वैलिड है, 1 and 2 बोथ आर वैलिड। ठीक है, दोनों असम्पशंस हमारी तरफ से वैलिड हो गए हैं। नाउ दिस इज द पैसेज फोर्थ, बट ये क्योंकि 2025 का है PYQ मैंने देखो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगाया है इसलिए क्योंकि ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, दिस इज पैसेज 4 और इसके बाद क्वेश्चन जो है 13 और 14 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, Which of the following statements best reflect the critical message conveyed by the passage? Again आप लोग critical message conveyed देखना है। Let's see कि हम बिना passage पढ़े क्या कर सकते हैं कि नहीं। India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent sense of insecurity is the main social problem। इंडिया के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ये पता होना चाहिए कि पोवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी के जो कॉन्सिक्वेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जनरेट हो रही है जिसकी वजह से वो हमारी मेन सोशल प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को पता होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट्स राइट नाउ, लेट्स रीड अदर ऑप्शंस आल्सो। इन इंडिया पोवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। क्या सिर्फ पोवर्टी एक प्राइमरी रीजन है सोशल इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी के लिए? ये थोड़ा सा ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जो कि मुझे गलत लग रहा है अभी तक। Let's read other options also. Poverty and social inequality are so intricately linked that they pose an unmanageable crisis for India। कि poverty और social inequality इतना ज़्यादा linked है एक दूसरे से कि उसको unmanageable crisis की तरह देखा जा रहा है इंडिया में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ ट्रू हो। Insecurity more than social poverty is the main economic issue that the government policies must address। अच्छा, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोवर्टी को प्राइमरी रीजन माना जा रहा है बी वाले पार्ट में, और डी वाले पार्ट में इनसिक्योरिटी को प्राइमरी रीजन माना गया है। सी में दोनों को इक्वल लेवल का अनमैनेजेबल क्राइसिस माना गया है, और ए वाले पार्ट में सजेशन दिया हुआ है। तो सजेशन तो नहीं हो सकता ना मैसेज, क्रिटिकल मैसेज क्या होगा जो उस पैसेज के अंदर डिस्कस किया गया होगा, तो सजेशन तो नहीं हो सकता। ये वाला हम पार्ट अजम्पशन में लेके चल सकते हैं, है ना। ए वाला पार्ट अजम्पशन हो सकता है, कंक्लूजन तो नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ए नहीं होगा आंसर, हमारा आंसर होना चाहिए सी पार्ट ओनली, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो पॉवर्टी है और सोशल इनइक्वालिटी है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अनमैनेजेबल हो गया है, क्राइसिस बन गया है। अगर इस चीज़ को आपने थोड़ा सा देखना है तो आप हल्का फुल्का पैसेज रीड करके भी देख सकते हो। देखो इसमें लिखा है इफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem beside those below the official poverty line। अच्छा, इन्होंने दोनों को ही इक्वल बोला है। आई थिंक many government policies are actually intended towards mitigating these insecurities। तो insecurities or social inequality, if the social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem beside those below the official poverty line, even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurities of various kinds। अच्छा, ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ज़्यादा है
than the main economic issue, then the government policy, then okay, insecurities more than poverty is the main economic issue that the government policies must address. I don't think दिस शुड बी द राइट आंसर, सी ही होगा राइट आंसर. जरूरी नहीं है सिर्फ इनसिक्योरिटी ही मेन प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इशू है. आपका मेन प्रॉब्लम जो है वो दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से अनमैनेजेबल क्राइसिस हो रहा है इंडिया में, जिसको आपने आगे जाके सीखना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से सी ही होगा ऑप्शन. नाउ विद द रेफरेंस टू द अबव पैसेज, अब अजम्पशंस बतानी है. तो उसी पैसेज से रिलेटेड आपने अजम्पशंस बतानी है कि क्या अज्यूम किया जा सकता है. People above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी. ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी थोड़ी है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रहोगे तभी तुमको इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होगी. आज के लेवल, आज के उसमें जो मिडिल क्लास लाइफ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी भरी होती है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई हमें घर बदलना है, हमें घर भड़ा लेना है, या और भी तरीके की बहुत सारे सोशल और स्टिग्मास होते हैं, या बहुत इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ होती है लोगों के माइंड में. मिडिल लाइफ वाले लोगों के लिए भी ज़रूरी नहीं है पॉवर्टी लाइन से नीचे वालों के लिए ही होता है. पॉवर्टी से लाइन से नीचे वालों की अलग इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को भी है इकोनॉमिक इश्यूज और ये इनसिक्योरिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेइंग इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैन रिजल्ट इन पीस एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री. अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉवर्टी को इराडिकेट कर दोगे तो आपके घर, आपके देश में शांति और सोशल इक्वालिटी हो जाएगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखो यूएसए में जो है वो पॉवर्टी बहुत कम है. ठीक है वहाँ पे भी पॉवर्टी, लोग हैं गरीब वहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है. इनइक्वालिटी हो गया या सोशल पीस हो गया. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर बन जाओगे तो आप लोगों में भेदभाव करना बंद कर दोगे. वो गॉड, बोला क्यों नहीं जा रहा मेरे से. चलो ठीक है. तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 उतना वैलिड नहीं है रीज़न ये कहने के लिए कि भैया अगर आप अमीर हो जाओगे तो आप सबको इक्वली ट्रीट करने लग जाओगे. आप अमीरों की पार्टीज में जाओ, पता चलेगा लोग एक दूसरे को कितना नीचा और अनइक्वल समझते हैं. उसमें भी कोई एक दूसरे को इक्वल समझ के नहीं बात करता है. बहुत इनइक्वालिटी डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, और पीस तब भी नहीं आएगा, अमीर होने के बाद भी नहीं आएगा. ठीक है. तो हमारा अजम्पशन ओनली 1 विल बी वैलिड, 2 इतना वैलिड रीजन नहीं है फॉर माई अंडरस्टैंडिंग्स. ओके. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देख ली है. और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगी. मैंने ज़्यादातर एक पैसेज ही पढ़ा है ढंग से, अगर पढ़ा भी है तो, वरना मैंने बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. अगर आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ कि मैम आप और ऐसी वीडियोस लेकर आओ, और मैं और ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज़ करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करवाऊँगी. और वी विल डू a lot of fun during our videos. okay? आप लोग भी अपने आंसर्स मेरे को टाइप करते रहा करो और मेरे को बताओ कि आपकी क्या कहते हैं यूपीएससी की जर्नी कैसी चल रही है. आप मेरे साथ शेयर करो अपने डाउट्स, अपने जो भी आपके एंग्जाइटीज़ और जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, जितने भी सेकेंड थॉट्स से गो थ्रू कर रहे हो, सब मेरे को बताओ. आई विल हियर इट आउट एंड we will have a lot of fun and enjoyment along with learning. So here I'm going to end my video. I'll see you on Wednesday with my logical reasoning ki class. Okay, we'll start reasoning from there. Okay ji, bye bye everyone. I'll see you in the next class on Wednesday.